नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या आरआरबी जेई ले लीजिए। जेई में भी जो 50% का जो क्वेश्चन आता है, उसके बाद एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन और भी जैसे एसएससी में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, कोई भी एग्जाम, इवन यूपीएससी भी ले लीजिए या आप यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस बीपीएससी जो भी लीजिए, कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना के बिना पेपर बने। हाँ, ये है कि थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम रहती है किसी पेपर में, किसी पेपर में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, बस इतना ही अंतर होता है। तो एग्जाम के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसको ये नहीं कर सकते ना कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता या आपके पेपर में आपके शिफ्ट जो होगा उसमें ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रस्तावना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग 20 से 25 मिनट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। इससे जो भी चीज़ें जो भी एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में जैसे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, प्रस्तावना में क्या चीजें हैं, इसके बारे में जो भी चीजें हैं वो सभी पूछ आज इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपको प्रस्तावना के लिए सोचना नहीं है। तो मैं पॉलिटी का ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, 5 या 6 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, 6 वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो आप उसमें देखिए जो भी चीजें हैं, कुछ कमी लगे तो वो हमको बताइए कमेंट के माध्यम से, और बाकी देखिए काफी हेल्प करेगा आपको। जो भी चीजें हैं ये सब आपके लिए ही बनाया जा रहा है। एग्जाम यार निकालोगे, आपको भी खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ लोगों को दिया, मेरा कुछ तो रहेगा उसमें योगदान। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार की वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। प्रस्तावना, सबसे पहली बात, ये प्रस्तावना शब्द आया कहाँ से? तो हमने जब देखा था संविधान के स्रोत, तो उसमें हम देखे थे क्या कि अमेरिका यानी कि यूएसए से हमने लिया क्या, प्रस्तावना। ठीक, लेकिन इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, प्रस्तावना का हम बात करें, जैसे कि प्रस्तावना आपने देखा होगा जब हम संविधान सभा बता रहे थे, तो उसमें 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो हमारा जो प्रस्तावना है वही, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वही हमारा प्रस्तावना के रूप में संविधान में डाला गया है। ठीक, तो उस प्रस्तावना को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजें बोला है, डिफरेंट नाम से बुलाया है। जैसे कुछ लोग ने बोला कि ये आत्मा है, कुछ बोला जनकुंडली है, कुछ बोले कि ये विचारों का, अभिव्यक्ति का, जो भी चीजें हैं, ये सभी चीजें भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें। तो प्रस्तावना में अब जैसे अम्बेडकर जी ने बोला था क्या कि प्रस्तावना के बारे में, कि ये पवित्र दस्तावेज है, किसका? संविधान का पवित्र दस्तावेज, अम्बेडकर जी ने बताया। उसके बाद के एम मुंशी ने क्या बोला कि ये उद्देश्य का राजनीतिक जन्म पत्री। किसने? देखिए, ये अम्बेडकर जी का है, बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद फिर के एम मुंशी जी का, इन्होंने क्या बोला कि उद्देश्य का राजनीतिक जन्म पत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कि जब जन्म पत्री के बारे में बात किया जाए तो के एम मुंशी का नाम आ जाता है। उसके बाद और भी लोगों ने बोला, जैसे ए के अय्यर ने क्या बोला, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। किसने? ए के अय्यर। इन्होंने क्या बोला? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार। थोड़ा राइटिंग बना जाइएगा, अगर आप बातों को सुन रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पंडित ठाकुरदास ने क्या बोला कि यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा के बारे में किसने बताया? देखिए, संविधान की आत्मा और एक जैसे हार्ट एंड सोल जो बोला गया था आर्टिकल 32 को पंडित बी आर अम्बेडकर के द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल किसको बोला? आर्टिकल 32 को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आपको कुछ भी फंडामेंटल का उल्लंघन होता है तो उसके लिए, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक,
तो संविधान की आत्मा की बात किसने किया? पंडित ठाकुर दास ने। और आगे देखते हैं प्रस्तावना। अभी हम थोड़ा सा प्रस्तावना की जो भी चीजें हैं, जैसे क्वेश्चन देखेंगे बाद में, प्लीज देख लेते हैं। देखिए हमारा संविधान का उद्देश्य क्या, यानी कि जो प्रियम्बल है वो कैसे है। तो इसमें आप जैसे देख रहे होंगे, भारत का संविधान हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका जो है, प्रस्तावना, वो कैसे स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। अच्छा, हमारे संविधान का जो भी चीजें हैं सब किस पे निर्मित है? तो वो है हमारे लोग, यानी कि भारत के लोगों के ऊपर। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि संप्रभु जो बोलते हैं, सॉवरेन, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी वर्ड बाद में जोड़ा गया है, अगर इसको आप हटा दीजिए, पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए यहाँ से 3 न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, सॉरी 5 होगा यहाँ पर, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समानताओं की बात की जाए तो 2 प्रकार की समानता है, एक तो प्रतिष्ठा की होगी और दूसरी अवसर की समानता मिलेगी प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब देखिए ये सब चीज नहीं पूछा जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान को देखिए, ये भी 3 वर्ड जो है पूछा जाता है। 26 नवंबर को हमारे संविधान का क्या स्थिति था, क्या किया गया था संविधान का? तो संविधान को हम अंगीकृत किए थे 26 नवंबर 1949 को, अधिनियमित किए थे और आत्मर्पित किए थे। पूरी तरह से लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यही चीजें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है। तो यहाँ पर बता दें कि संविधान में क्या है, इसके हमारा जो भी उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, इसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है। ये कब पता चला? जब देखिए 1957 की बात है। देखिए गोपालनवाद आया था 1950 में। इसमें क्या बोला गया गोपालनवाद में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। ठीक, यानी कि संविधान का ये भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है न्यायालय द्वारा। इसके लिए आप जस्टिस का निर्माण नहीं कर सकते लेकर के। ठीक, फिर उसके बाद भी कब आता है? 1957 की बात है, 1957। ये उस समय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। कौन सा? मदन गोपाल। इसका निर्णय जब दिया गया तो न्यायालय ने क्या बोला, यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। मतलब कि अगर कोई प्रस्तावना की अवहेलना कर रहा है, या तो सरकार कर रही है या कोई नागरिक, तो हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। और उन्होंने ये भी बोला क्या कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। तो ये सब था मदन गोपाल में, मतलब कि इन्होंने भी मांग लिया एक तरफ से क्या है कि संविधान का भाग नहीं है, एक तरफ से इनका इनडायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया। फिर उसके बाद वेरूवाड़ी एक कहता होता है, वेरूवाड़ी यूनियनवाद। कब? 1960। कौन सा? वेरूवाड़ी यूनियन। अब वेरूवाड़ी पता ही होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब वाला रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, क्या बोला कि संविधान की भाषा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी, यानी कि हम प्रस्तावना देख करके वो भी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। अभी तक संविधान का अंग नहीं माना गया प्रस्तावना को। ठीक, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब? 1973 की बात कर रहा हूं मैं। 1973 में केशवानंद
इनका अभी 2022 या 23 में निधन हो गया। इन्होंने मतलब कि जान जाइए, संविधान के लिए मूल ढांचा को जो भी कहा जाता है ना, कि मूल ढांचा का सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट लाया था 13 जजों की एक बनी थी पीठ, उसका द्वारा निर्णय लिया गया था। और अब देखिए इसमें जो भी है अब संशोधन के लिए, फिलहाल वो सब बाद में देखेंगे, हम यह देखते हैं अब इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा का सिद्धांत जो भी है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें इसको डाला था। तो मूल ढांचे का ध्यान रख करके, मतलब कि आप सकारात्मक कर सकते हैं, नकारात्मक बदलाव नहीं कर सकते, ये बोला गया। मतलब कि कुल मिला के ये हो गया कि इसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे नहीं। ठीक, इसी प्रकार से चलता रहा। तो जब ये 1973 में जब हुआ, तो 1976 जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि प्रियम्बल में संशोधन किया जाता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन करके इसमें 3 वर्ड, कौन कौन, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। ठीक, तो 3 वर्ड यहाँ पर जुड़ गया। फिर उसके बाद देखिए ये तीनों वर्ड जुड़ गया। तो इन तीनों को वर्ड जुड़ने के बाद जो हम अभी पढ़े थे अपना प्रस्तावना को, वो तीनों वर्ड जुड़ने के बाद था। तो इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि मूल्य रूप से संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके बाकी इधर से ये पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये सब वर्ड जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों बाद में जोड़ा गया है। इसको धर्मनिरपेक्ष भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो चीजें वही है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक लगभग आपको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन आगे किस प्रकार का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको दिखा दूं 2-4, तो आपको भी थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा। नहीं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अब इसको देखिए, इसमें जो भी चीजें हैं, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, ये भी हमने देखा था अभी। धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राप्त है, केशवानंद भारती केस, ये सब देखिए, ये सब रेलवे का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब को देखने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं बार बार। अब वो चीजें क्या है, जैसे प्रस्तावना में पूछ लेता है कि हमको कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो इसमें हम न्याय की अगर बात करें तो न्याय 3 प्रकार की है। कौन कौन सी, तो एक तो हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, 3 प्रकार की न्याय। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, स्वतंत्रता। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की, कौन सा न्याय नहीं है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के अलावा, चौथा कोई रहेगा, वो न्याय की बात नहीं कही है। स्वतंत्रता, तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो बोलेंगे 5। कौन कौन सी है वो, तो विचार, अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास, धर्म, और एक क्या है, उपासना। तो 4 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद अगर बोला जाए किसी की कितनी प्रकार की समानता की बात की गई है, तो समानता कितने, 3 प्रकार की, सॉरी 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, मतलब ये सभी को समान अवसर, समान प्रतिष्ठा की बात की गई है, और अवसर, समान अवसर की। देखिए समान अवसर का मतलब समान, आपको सब कुछ आप ध्यान कर ले लीजिए, तो कहेंगे कि कितने लोगों के पास कितना ज्यादा धन है और कितने लोगों के पास कितना कम है। तो भाई आपको धन समान नहीं दिया जाएगा, आपको अवसर समान दिया जाएगा कि हाँ आप भी वो उतना धन कमा सके, उतना रिवेन्यू इकट्ठा कर सके। ठीक, तो यहां से ये भी चीज हो गया, और इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। उसके बाद फिर और क्या है,
तो 3 चीजें हो गया, संविधान संशोधन भी हो गया। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन में, इसको खत्म किया जाता है। जितना देखिए, जहां तक क्वेश्चन जितना पूछता है उतना आपको बता दिया गया है, इससे ज्यादा भी आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र, गणतंत्र का क्या मतलब हो गया? गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब वही हो गया, गणतंत्र होता है और एक प्रजातंत्र होता है। देखिए, इसमें क्या है, किस देश कि देश का प्रधान वंशानुगत होगा, तो वंशानुगत के देश में बात नहीं कही गई है कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक होगा, ऐसा भी नहीं है। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, ये है। देखिए, गणतंत्र का मतलब यही हो गया कि पब्लिक के द्वारा चुने गए, ठीक, पब्लिक यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया। अच्छा, संविधान की पूरी शक्ति जो है लोगों पे निहित है। हमारा संविधान के आगे, लोगों के आगे संविधान नहीं, बल्कि संविधान जो है वो लोगों से, न कि लोगों से संविधान। लोगों से संविधान है, न कि संविधान से लोग है, ठीक, ये बात ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अब भारत क्या है, एक ईश्वरीय देश है, क्या अब इसको ईश्वरीय देश मानेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 33 कोटि के देवी देवताओं, 33 कोटि, 33 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन 33 कोटि का मैं बोल रहा हूँ, ठीक। भारत का ईश्वरीय देश, हमारे देवी देवता है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल देना ईश्वरीय देश है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रकार के जो भी रिलीजन है, बहुत प्रकार का रिलीजन है। बहुत प्रकार का रिलीजन मतलब आप देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और भी हैं, ठीक। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते ईश्वरीय देश है, किसके ईश्वर को लेकर चलेगा? भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ, यहाँ पर आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप चाहे जो मन करे सो भी धर्म अपना लीजिए। भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, हाँ, लेकिन धर्म भी अपनाने की एक सीमा है। मतलब कि ये है कि अगर आप तो इच्छा से धर्म अपना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई जबरदस्ती या कोई फोर्स कर रहा है या कुछ क्या बोलते हैं लालच में आगे कर रहे हैं, तो वो एक कानूनन अपराध है। भारत में एक निश्चित राज्य धर्म, कोई निश्चित राज्य धर्म तो है नहीं अपना। न्याय केवल देश में रहने वाले लोगों को दिया जा सकता है, ये भी नहीं था। हमारे यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, धर्मनिरपेक्ष, क्या हम बात किए थे प्रियम्बल में। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो ये भी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। प्रस्तावना जो है निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, ठीक। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म की निरपेक्षता है। हम अपने धर्म की, कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। यही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है। गलत बात। धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, ये क्या होता है भाई? संशोधन किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या निर्णय निकला? प्रस्तावना में संशोधन बताया गया था तभी, क्या ये 368 के अंतर्गत हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो संविधान का भाग मान लिया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 368 के अंदर इसमें संशोधन किया जाता है, और इसी को लेकर के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, कब? 1976 में। और इसमें प्रस्तावना में संशोधन करके इसमें 3 वर्ड शामिल किया गया था। कौन कौन से? समाजवाद, ठीक, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, और तीसरा वर्ड क्या था? अखंडता। तो यहां से आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि, और रेलवे में अगर बात करें ना, ये तीनों वर्ड से लेकर के कम से कम 1-2 बार नहीं, 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में आपको अभी अभी जस्ट बताया गया, कौन से? 42वां संशोधन 1976। एक 1978 में 44वां हुआ था। देखिए, 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान का दर्जा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य? देखिए, जब हमारा
ओरिजिनल प्रियम्बल था, मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तभी इसमें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द इतना ही था। हम भारत के लोग संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन जब 42वां संशोधन होता है तो उसके बाद इसमें बीच में संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में क्या क्या डाल दिया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दो वर्ड यहां डाल दिया गया, और एक वर्ड और कौन सा डाला गया, अखंडता। और इसमें क्या क्या दिया गया, राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। मतलब देखिए, एकता भी वही होती है जो अखंडता होती है। यहां तक ये है कि इसके बारे में केस भी किया फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया कि भाई इसका देखो कोई मतलब नहीं है यार, ये वही चीज है, ये वल्ली केवल एक क्या है, पॉलिटिकल रीजन है अपना, क्या है, रोटी सेकने वाली बात के लिए केवल ये सब किया गया है। तो यहाँ से ये देखिए, एकता शब्द को भी बदल करके राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया था। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अखंडता आया साथ में एकता के साथ, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई। तो यहां से भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। कौन सा शब्द का अर्थ होता है, तो हम किसका बोलेंगे इसमें, तो इसमें क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द, कौन सा शब्द, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि जो राज्य का प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, मतलब कोई वंशानुगति नहीं होगा। क्या है वंशानुगति, मतलब कि बाप हुआ तो बेटा भी हुआ, जैसे राजा महाराजा चलता था, तो वो सिस्टम है। यहाँ पर जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन स्किप हो गया क्या, नहीं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। अब देखिए, ये तो आपने कई बार देख लिया, कौन सा, 42वां, 1976 की बात है। नेक्स्ट, संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। अब देखिए, इसमें क्या है, संसद किसका संशोधन कर करके इसमें कर रही है, जब हमारा केशवानंद भारती केस जब आया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो है संविधान का भाग है और इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा। तो प्रस्तावना के लिए इतना ही करते हैं और इतना में लगभग आपका काम हो जाएगा। देखिए, प्रस्तावना जो भी चीजें मेनली पूछा जाता है वो सभी चीज मैं करवा दिया हूँ। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग अपना पढ़ाई को बनाए रखिए, और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम एक अभी जो भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन से कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं, इसका एक ओरिएंटेशन मैं आपको देने के लिए मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर अपना कुछ स्टडी अपने से भी कर रहे हैं तो उसको कैसे करें, किस वे में, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मतलब कि क्या बोलते हैं कि ज़्यादा फायदा मिले आपको। तो बस आज के लिए इतना ही करता हूँ, और नेक्स्ट में आगे अभी पॉलिटी भी है, लगभग 5 से 6 लेक्चर और करेंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक ही रिक्वेस्ट फिर से वही, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।